एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस है, पेपर फर्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमें विचारधाराएं पढ़नी थी, उदारवाद, व्यक्तिवाद। तो आज का हमारा टॉपिक हमने लिया है मार्क्सवाद। मार्क्स, कार्ल मार्क्स के नाम से हम सभी परिचित हैं। कार्ल मार्क्स ने राजनीति के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी विचारधारा प्रस्तुत की, उससे हमारे समाज को एक नवीन दिशा मिलती है। कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड एंजल्स ने समाज में जो पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग, दास प्रथा, शोषण का जो प्रथा चल रही थी, जिसमें एक वर्ग किसी न किसी रूप में दूसरे वर्ग का शोषण करता आ रहा था और वो प्रथा सदियों से चली आ रही थी, उसी समाजवादी, उसी रूढ़िवादी विचारधारा से निकालने के लिए श्रमिकों को एक करते हुए, एकजुट करते हुए, उन्हें उनकी मुक्ति के लिए आह्वान करने के लिए क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए, जिससे कि उन्होंने जो विचार दिए वो समाज में जो हमारा एक वर्ग था, जो कई सालों से, सदियों से शोषित होता जा रहा था, उसको उस शोषण से मुक्ति दिलाने का रास्ता उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं क्या है मार्क्सवादी विचारधाराएं। तो मार्क्सवादी विचारधाराओं में हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे, उनसे समाज में क्या परिवर्तन आया, और उनके कई प्रकार के विचार थे, जिसमें उन्होंने बताया कि इतिहास का आर्थिक विकास का क्रम, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्रम, और जो हमारा पूंजीपति वर्ग है वो अधिकतम मूल्य से लाभ कैसे उठाता है। तो कई सारी चीजें उन्होंने बताई। साम्यवाद किसे कहते हैं, साम्यवादी राज्य की स्थापना कैसे होगी, और कार्ल मार्क्स राज्य को एक बुराई, एक शोषण की संस्था मानते थे, एक शोषण के यंत्र के रूप में प्रस्तुत करते। तो आइए जानते हैं मार्क्सवादी विचारधाराएं। कार्ल मार्क्स तथा उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों के जो विचार हैं, उनके सम्मिलित रूप को हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर विचार करके जिस विचारधारा को प्रस्तुत किया, उसी को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो मार्क्सवाद एक विचारों का समूह है जो फ्रेडरिक एंजल व उनके फ्रेंड कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, और इसकी शुरुआत कब हुई? मुख्यतः 1847 और 48 के बीच में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें श्रमिकों को उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उनको एकजुट करने का प्रयास किया गया। वहीं से इस विचारधारा का उत्पत्ति होती है, और धीरे धीरे एक जो विचारों का समूह था वो एक पूरे मार्क्सवाद के रूप में हमारे सामने निकलकर सामने आता है। तो मुख्यतः मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका श्रेय जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्ल मार्क्स की एक मुख्य रचना थी। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स का एक और फेमस रचना है जिसे दास कैपिटल कहते हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है दास कैपिटल, जिसे गरीबों की बाइबल भी कहा जाता है। तो मार्क्सवाद का अर्थ, मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है। यह आर्थिक व सामाजिक समानता में विश्वास करता है। इसकी उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार व पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्रांति को आवश्यक मानते हैं, जिसके पश्चात वर्ग विहीन, शोषण विहीन, संघर्ष विहीन राज्य की स्थापना होगी। तो मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद विचारों का समूह है, जिसने क्या करा कि समाजवाद के, एक समाज में जो प्रथा चली आ रही थी, जिसमें एक वर्ग जो संपन्न था और दूसरा वर्ग जो साधनों से विहीन था, संपन्न वर्ग के द्वारा संपन्न वर्ग के द्वारा जो साधन विहीन वर्ग था, उसका शोषण किसी ना किसी रूप में देखने के लिए समय समय पे मिलता रहा है। जैसे अगर हम पहले सामंतवादी व्यवस्था में चले जाएं, तो जो सामंत लोग थे, जो धनी कुलीन वर्ग था,
वो निर्धनों का शोषण करते आया। फिर धीरे धीरे जमींदारी प्रथा आई, तो जमींदार जो थे, जिनके पास भूमि थी, जिनके पास साधन थे, वो किसानों का शोषण करते आए। उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक युग का युग हमारे सामने निकल कर आता। और उस युग में क्या होता है कि व्यापारी वर्ग आ गया और व्यापारी वर्ग श्रमिक वर्ग की शोषण करता रहा। तो समय समय पर समाज में एक वर्ग प्रथा, एक संघर्ष की व्यवस्था देखने को मिलती है। उसी संघर्ष से उभरने के लिए मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए और इनके जो विचार थे वो बहुत ही वैज्ञानिक थे, इसीलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी की संज्ञा दी जाती है। पूंजीवाद, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स ने जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है, उनके उत्पन्न होने का क्या रीजन था समाज में? क्योंकि पहला इसका कारण था इसकी उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, मींस खुली प्रतियोगिता, कोई किसी पे नियंत्रण नहीं है, जिसको जो मिल रहा है वो उतना ही अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। स्वतंत्र व्यापार, एक मुक्त व्यापार की प्रथा थी, जिससे क्या था कि व्यापार पे जो नियंत्रण है वो किसी का नहीं था, बल्कि जिसके पास जितना साधन था वो उतना ही अधिक लाभ कमा कर अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करता जा रहा था, जिससे समाज में दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, पूंजीवादी वर्ग और एक वर्ग जो था पूंजीपति था, जिसके पास पूंजी थी और वो क्या करता था, अपने यहाँ मजदूरों को, उसके पास पूंजी है, साधन है, जिससे वो क्या करेगा, मजदूरों को रखता था जो श्रम अपना देते थे और श्रम के द्वारा वो वस्तुओं में उत्पादन करते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों जो शोषण शुरू होता है, इन दोनों के बीच में पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रारंभ कैसे करते हैं कि मार्क्स जो कहते हैं, ये कहते हैं कि वस्तु पे का उत्पादन जो होता है और फिर उसके बाद उस पे श्रम जो लगता है, उस श्रम से उसकी उस वस्तु का स्वरूप परिवर्तित होता है। तो श्रम की लागत में श्रम किसने लगाया? श्रमिक ने। लेकिन उस वस्तु, तैयार वस्तु का जो मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, बाजार मूल्य होगा, वो क्या होगा, वो उसके श्रम से भी अधिक होगा और वो अधिक जो मुनाफा होगा वो किसके पास जाएगा? वो श्रमिक को नहीं मिलता, बल्कि श्रम उसने खर्च किया है लेकिन वो श्रमिक को नहीं मिलेगा। वो किसे जाएगा? वो पूंजीपति वर्ग अधिकतम लाभ अपना प्राप्त करता है, जिससे कि पूंजीपति आगे वृद्धि विकास की ओर चले जाते हैं और श्रमिक वहीं की वहीं रह जाता है। तो इन दोनों में एक शोषण, एक संघर्ष की व्यवस्था थी और समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो श्रमिक के रूप में था और पूंजीपति कुछ थे। तो यही एक दूसरे का पूंजीपति श्रमिक का शोषण कर रहे थे। तो ये व्यवस्था जो होती है उसे नाम देते हैं पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें कि सत्ता व शासन की बागडोर कुछ लोगों के हाथ में होती है। तो मार्क्सवाद कहते हैं कि मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद वो विचारधारा है जो क्या करेगी, जो पूंजीवादी व्यवस्था को परिवर्तित करने का कार्य करेगी। वो परिवर्तन कैसे होगा कि इन दोनों के बीच में जब विरोध होगा, तो उसमें जब विरोध चरम पे आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो पूंजीपति वर्ग के हाथ में सत्ता है वो निकलकर सर्वहारा वर्ग के हाथ में चली जाएगी। मार्क्स नाम देते हैं हैव्स और हैव्स नॉट, मींस एक वर्ग ऐसा है, संपन्न है, जिसके पास साधन है, वो हैव्स है, और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास साधन नहीं है, वो सर्वहारा वर्ग है, और वो वर्ग हमारा श्रमिक वर्ग है। तो जब पूंजीपति अधिक शोषण बहुत कर रहे हैं श्रमिकों का, तो एक समय ऐसा आएगा कि इन सब में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स और एंजेल्स अपने विचारों से एक क्रांति करने के लिए, मजदूरों को एकत्रित करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि उठो, लड़ो, जब तक लड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा विश्व है। तो अपने आप को एक सूत्र में बांधो और जो पूंजीपति वर्ग है उसके विरुद्ध अपनी क्रांति का आह्वान करो, जिससे क्या होगा कि समाज में जो पूंजीपति वर्ग है उसके हाथ से शासन सत्ता निकल जाएगी और वो कहाँ आ जाएगी? सर्वहारा वर्ग के पास आ जाएगी और समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो ये समाजवादी व्यवस्था जो है वो समाज में कैसे होगी कि व्यवस्था श्रमिक वर्ग के हाथ में आ जाएगी, सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ जाएगी और समाज में सभी लोग, और धीरे धीरे उसका भी स्वरूप परिवर्तित होगा और एक साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। वह साम्यवाद जिसमें ना कोई वर्ग होगा, ना कोई किसी का शोषण करेगा, ना राज्य होगा
और सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और बदले में क्या मिलेगा उन्हें? उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जितनी जरूरत है उतना उन्हें धन मिलेगा, सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। ऐसे साम्यवाद की कल्पना मार्क्स करना चाहते हैं। तो इसलिए, और वो क्रांति को, मार्क्स और एंजल्स के जो विचार हैं वो कहते हैं कि समाज के लिए, समाज में विकास के लिए और समाज में सुधार के लिए क्रांति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्रांति बहुत आवश्यक है। क्रांति होगी तभी वर्ग विहीन, शोषण विहीन, संघर्ष विहीन राज्य की स्थापना होगी। एक ऐसा राज्य होगा जहां ना कोई राज्य है, ना कोई वर्ग होगा, ना कोई किसी का शोषण करेगा, ना किसी पर्टिकुलर वर्ग के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। ये जो हमारी विचारधारा है उसी के समूह को हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं मार्क्सवाद की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता, पूंजीवाद के विरुद्ध एक अभिक्रिया है। तो मार्क्सवाद जो है वो उत्पत्ति उसकी इसीलिए हुई है इन विचारों की, चूंकि पूंजीवादी जो समाज था, पूंजीवादी जो वर्ग था, वो श्रमिकों का शोषण बहुत अधिक कर रहा था। उस पूंजीवाद से, उस शोषण से बचने के लिए ही मार्क्सवाद हमारे सामने आता है। तो मार्क्सवाद क्या है? पूंजीवाद के विरुद्ध एक अभिक्रिया है। दूसरा, हिंसात्मक क्रांति में विश्वास। तो मार्क्सवादी जो विचारक हैं उनका क्रांति में विश्वास है। वो कहते हैं कि जब तक कि समाज में क्रांति नहीं होगी तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो शोषण का सिलसिला है, जो वर्ग बन जाते हैं, वो ऐसे ही निरंतर देखने को मिलते रहेंगे, सिर्फ उनके स्वरूप में परिवर्तन होगा। और इसीलिए क्रांति बहुत आवश्यक है। क्रांति से ही समाज में दिशा मिल सकती है और समाज का परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, प्रजातंत्रीय संस्थाओं को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है या प्रजातंत्र में जो संस्थाएं होती हैं वो स्वयं पूंजीपति वर्ग द्वारा बनाई जाती हैं और वो कहीं ना कहीं उन्हीं के हित को पूर्ति करने में लगी रहती हैं। और उनके द्वारा क्या होता है कि जब वो पूंजीपतियों का हित देखती हैं तो वो श्रमिकों का शोषण भी निरंतर करती चली जाती है। तो कार्ल मार्क्स के विचारों में प्रजातंत्र को एक अच्छा शासन नहीं माना है, बल्कि वो एक ऐसे वो राज्य के स्वरूप को ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि ऐसा समूह हो जहां सब समान हो, मानवीय समानता पर वो विश्वास करते हैं, जहां सब अपने बेस्ट दें और अपनी जरूरत के हिसाब से पाएं। तो इस तरीके से वो प्रजातंत्र के विरोध में दिखाई पड़ते हैं। चूंकि प्रजातंत्र में जो संस्थाएं हैं उनका स्वामित्व कुछ निजी हाथों में हो जाता है, कुछ संस्थाओं के हाथ में है, और वो संस्थाएं चलाने वाली पावर किसके पास में है? जो हमारा संपन्न वर्ग है। तो जब संपन्न वर्ग के हाथ में सत्ता है तो वो उसका प्रयोग अपने लाभ के लिए करता है और श्रमिकों का अहित देखने के लिए मिलता है। इसलिए प्रजातंत्र की जो तीसरी विशेषता है, कार्ल मार्क्स के विचारों की जो तीसरी सिद्धांत है वो इसी पे काम करता है कि प्रजातंत्रीय संस्थाओं को पूंजीपतियों की संस्था वो मानते हैं। चौथा इनका बहुत ही अलग सा पॉइंट है, धर्म को ये जनता के लिए अफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि धर्म जो है वो समाज के लिए, जनता के लिए, मनुष्य के लिए एक अफीम का कार्य करता है। अफीम एक नशे की वस्तु है। जिस तरीके से मादक पदार्थों के सेवन के द्वारा व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और वो उससे उन्मत्त होकर नहीं देख पाता सही क्या है गलत क्या है, उसी तरीके से ये कहते हैं कि धर्म जो है वो व्यक्ति को भ्रमित करता है और धर्म के उसमें फंसकर व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करने में लगा पड़ा है। तो ये धर्म को भी आवश्यक नहीं मानते हैं। तो धर्म को जनता के लिए अफीम मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास। पांचवी इनकी विशेषता है कि अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद का जो बात है उसमें ये विश्वास दिखाते हैं, राज्य एक शोषण की संस्था है। मार्क्सवाद कहते हैं कि राज्य एक शोषण की संस्था है। मींस राज्य जो है वो क्या है कि एक वर्ग जिसके पास सत्ता है वो दूसरे का शोषण करता चला रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो अपने आप में क्रांतिकारी हैं। समाज में प्रचलित बुराइयों और शोषण से बचाने के लिए, मजदूरों को एकत्र करने के लिए एक क्रांतिकारी विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें ये
स्वराज्य को शोषण की संस्था बताते हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं के वर्चस्व को भी ये स्वीकार नहीं करते हैं और उनके भी विरोध दिखाई पड़ता है। मार्क्सवाद के सिद्धांत। अब मार्क्सवाद की विशेषताएं और मार्क्सवाद को जानने के बाद हम देखेंगे कि मार्क्सवाद के क्या सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स के जो विचार है वो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे इनके कई सिद्धांत हैं, उनको हम अलग अलग पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो पहला सिद्धांत हम इनका उठा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले भी आया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स का ये जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, डायलेक्टिकल मेथड, ये अपने आप में अलग है। जो इतिहास है उसका विकास को इन्होंने बताया है, किस तरीके से इतिहास हमारे जो समाज है उसका विकास होता आया है। और जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ये द्वंद्ववाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने हीगल से लिया। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है जिन्होंने बताया कि जो सृष्टि है या संसार जो है उसमें क्या प्रमुख है। तो हीगल अपने द्वंद्ववाद में विचारों को प्रमुख मानते हैं, विचारों को ही वो सृष्टि का विकास की उत्पत्ति का साधन मानते हैं। तो हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो विचारों पर आधारित है। हीगल कहते हैं कि विचार प्रमुख है और विचार पहले आते हैं, वो विचारों का स्वरूप निरंतर बदलता चला जाता है। विकास की 3 अवस्थाएं उन्होंने हमारे सामने दी, 3 अवस्थाएं बताई, वाद, प्रतिवाद, संवाद। ये हीगल क्या कहते हैं कि व्यक्ति या समाज या मस्तिष्क की जो सत्ता है वो सर्वोपरि है, क्योंकि विचार कहां से उत्पन्न होंगे, मस्तिष्क से, और विचार पहले आते हैं और जो विचार मौलिक है वो हमारा होता है वाद। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो मौलिक विचार है उनके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो वो परिवर्तन होगा, मौलिक विचारों का स्वरूप परिवर्तित होगा समय के साथ साथ, उसे वो कहते हैं प्रतिवाद। और जब इन दोनों में विरोध उत्पन्न होगा तो इनसे निकल के तीसरा पॉइंट आता है संवाद। तो ये वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये द्वंद्वात्मक इन्होंने बताया। लेकिन मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत का कॉन्सेप्ट तो हीगल से लिया, लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं कि मैंने हीगल से द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया है, लेकिन मैंने उनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत को सिर के बल खड़ा पाया, जिसे मैंने सुधार कर उसके सही रूप को दर्शाने की कोशिश की है और उसे सीधा करके खड़ा करने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ जाना कि हीगल का द्वंद्ववाद क्या था, वाद, प्रतिवाद, संवाद। लेकिन मार्क्स ने अपना जो विचार दिया, द्वंद्ववाद की थ्योरी तो इन्होंने यहां से ली, लेकिन विचार को छोड़ दिया और इन्होंने बताया कि मार्क्स का द्वंद्ववाद कहता है भौतिकवादी है, ये मैटर, ये फिजिक्स को इंपॉर्टेंट मानता है। ये कहता है विचार जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, जो भौतिक स्वरूप चीजों का है, वो सत्य है। और ये क्या कहते हैं कि संसार का आधार भौतिक तत्व है और ये तत्व पदार्थ है, पदार्थ को प्रमुख मानते हैं। और पदार्थ क्या है, विकासमान है, मतलब जो आज आपको चीज का स्वरूप दिखाई दे रहा है उसमें निरंतर विकास होता चला जाएगा, उसकी गति निरंतर है। विकास द्वंद्वात्मक रूप, विकास में द्वंद्वात्मक रूप है, मीन्स भौतिक पदार्थ के अंदर ही द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। और उनके अनुसार क्या है, पदार्थ की जो अवस्था है उसे वो क्या कहते हैं, उनका द्वंद्वात्मक क्या है, वाद, जिसे हीगल वाद कहते हैं, मौलिक विचार है। यहाँ वाद के रूप को ये कहते हैं कि भौतिकवादी समाज में वस्तुएं हैं और वस्तुओं का स्वरूप परिवर्तित हो चला जाता है और वो सबसे पहले क्या निकल के आता है, पूंजीवाद। तो भौतिकवाद इन्होंने कहा है कि पूंजीवाद, सबसे पहले समाज में पूंजीवाद है। पूंजीवाद वो व्यवस्था है जहां 2 वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, शोषित वर्ग, जिसका शोषण पूंजीपतियों द्वारा किया जा रहा है। और जहां 2 वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक, जिनमें विरोध चल रहा है, संघर्ष हो रहा है। अब ये संघर्ष क्या होगा, ये संघर्ष धीरे धीरे क्या होगा कि इस संघर्ष इतना ज्यादा प्रबल हो जाएगा और सारे श्रमिक एक हो जाएंगे और वो पूंजीपति जो वर्ग है उसके विरोध एक क्रांति का आह्वान करेंगे, जिसमें जीत होगी श्रमिक वर्ग की। ये श्रमिक वर्ग की जीत होगी, सर्वहारा वर्ग अपना अधिनायकवाद स्थापित करेगा, ये प्रतिवाद होगा। पूंजीपति
का स्वरूप ले लेंगे श्रमिक वर्ग और वो प्रतिवाद के रूप में हमारे सामने आता है। और कुछ समय बाद क्या होगा, अंत में तीसरी अवस्था आएगी जो साम्यवाद कहलाएगी, जिसे ये संवाद का नाम देते हैं। तो पहला वर्ग पूंजीपति होगा, पूंजीपति बदल के सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में तंत्र में जाएगा और फिर वो स्टेज भी नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो स्टेज बदल के साम्यवाद के रूप में हमारे सामने आएगी। साम्यवाद वो अवस्था होगी जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा और ना राज्य होगा, ना वर्ग होगा, ना कोई किसी का शोषण करेगा। तो इस तरीके से मार्क्स ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मार्क्स के जो विचार हैं, भौतिकवादी जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसका महत्व तो है ही, लेकिन इसका आलोचनाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। तो इसकी आलोचनाएं क्या है वो देखते हैं। अत्यधिक भौतिकवादी मीन्स मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक विचारधारा है वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गई है, जिसमें आध्यात्मिकता को पूरी तरह से नकार दिया गया है, ऐसा कहकर भी लोग इसकी आलोचनाएं करते हैं। दूसरा है क्रांति व संघर्ष को समाज के विकास के लिए जरूरी कहा, सहयोग की उपेक्षा की। तो मार्क्स की जो विचारधारा है वो क्या कहते हैं कि समाज के लिए क्रांति बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्होंने क्रांति को सबसे ज्यादा जरूरी बताया है, लेकिन किसी भी समाज के लिए क्रांति इतनी आवश्यक नहीं है जितना कि सहयोग होता है और शांति से रहना जरूरी है। शांति और सहयोग से ही समाज का विकास हो सकता है। तो ये भी इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं किया गया। कुछ विचारक ये कहते भी कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट तो बहुत विस्तृत दिया, लेकिन इसको इन्होंने डिटेल से नहीं समझाया। ये जो इनका सिद्धांत था बहुत ज्यादा छोटा है, जिसको कि ये बहुत विस्तृत तरीके से समझा सकते थे। तो ये था कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स से जुड़े और विचार आपको प्रस्तुत करेंगे।